हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं मैं यहाँ पे ओ लेवल के सिलेबस को पढ़ा रही हूँ। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने पढ़ाया था आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के कुछ पॉइंट्स। तो आज भी हम आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के आगे के कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर से। तो यहाँ पे डाल दीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हम डालते हैं स्पीड। स्पीड जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है। वो ह्यूमन से कई ज़्यादा स्पीड में कैलकुलेशन कर सकता है। जिस कैलकुलेशन को करने में हमें घंटों लग सकते हैं वो कंप्यूटर एक नैनो सेकेंड में ही करके दिखा देता है। तो आइए इसमें कुछ लिख देते हैं। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मच हायर देन ह्यूमन। कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन से बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। ये अपने सारे कैलकुलेशन एक नैनो सेकेंड या एक माइक्रो सेकेंड में ही कर लेता है। वर्क्स इन नैनो एंड माइक्रो सेकेंड। दूसरा पॉइंट आपका यहाँ पे है एक्यूरेसी। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं एक्यूरेसी। हम सब जानते हैं कंप्यूटर की एक्यूरेसी 100% सही रहती है। कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी कैलकुलेशन करता है, वो 100% आपका सही रहता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कंप्यूटर परफॉर्म्स कैलकुलेशंस or any other task with 100% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब आपका कि 100% वो आंसर आपका सही ही होगा, गलत नहीं हो सकता। और अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो मे बी उस कंप्यूटर में कोई दिक्कत हो सकती है, बट उसकी एक्यूरेसी 100% हमेशा सही रहती है। तो आपका तीसरा पॉइंट है यहाँ पे डिलीजेंस। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि कंप्यूटर को रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमें ह्यूमन बींग्स को कोई भी काम करने के लिए थोड़ा थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, वैसे कंप्यूटर को रेस्ट नहीं चाहिए होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट। और उसी एक्यूरेसी से वो काम करता है कि आपका ये नहीं होगा कि रेस्ट नहीं लिया तो कंप्यूटर थक जाएगा या कुछ गलत आंसर दे देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसी एक्यूरेसी से और उसी एफिशिएंसी से कंप्यूटर आपका काम करता रहता है। चौथा आपका पॉइंट आता है यहाँ पे वर्सैटिलिटी मतलब कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर की कैपेबिलिटी कि एक ही टाइम पे कितने काम कर सकता है। तो कंप्यूटर एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे कि आपका म्यूज़िक भी चल रहा है, आप डॉक्यूमेंट भी बना रहे हैं, या आप और भी कुछ काम कर रहे हैं, फाइल बना रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। ये सारे काम कंप्यूटर में एक ही टाइम पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कैपेबिलिटी of computer to perform different kinds
of work at a same time, एट ए सेम टाइम, और उसी एक्यूरेसी के साथ। तो यहाँ पे ये भी लिख देती हूँ, विद सेम एक्यूरेसी। ऐसा नहीं होता कि कंप्यूटर को ये काम पहले करना है, वो काम बाद में करना है, ऐसा नहीं। जितने भी काम आप चलाएंगे तो सेम अपने एक्यूरेसी के साथ और सही काम करेगा। तो यहाँ पे आपका 5वां पॉइंट है रिलायबिलिटी। जैसे हम सब जानते हैं कंप्यूटर बहुत ही रिलायबल होता है, कंप्यूटर बहुत ही रिलायबल डिवाइस है, क्योंकि वो आप जितनी बार भी सिमिलर सेट ऑफ डेटा उसमें डालेंगे आपको आउटपुट हमेशा कंसिस्टेंट ही मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ए कंप्यूटर इज रिलायबल as it gives consistent result for similar set of data। सिमिलर सेट ऑफ डेटा के लिए हमेशा आपका वो कंसिस्टेंट रिजल्ट ही देगा। जैसे आपने उसमें डाला 2 + 1, तो वो आपका हमेशा 3 ही देगा, आपका 4 नहीं देगा, तो हमेशा वो 3 ही देगा। तो आपका 6th पॉइंट हो जाएगा ऑटोमेशन। तो यहाँ पे डाल देते हैं ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर जितने भी टास्क करता है, जितने भी कैलकुलेशंस और ये सब करता है, वो ऑटोमेटिकली ही कर देता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ए कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क ऑटोमेटिकली। आपका 7वां पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा मेमोरी। 7वां मेमोरी। अब आप सब जानते हैं या नहीं तो मैं बता देती हूँ, कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो कंप्यूटर में पहले से बिल्ट इन होती है, और सेकेंडरी मेमोरी आपकी रिमूवेबल मेमोरी होती है, जैसे कि CD, हार्ड डिस्क, और ये सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आती हैं। और प्राइमरी मेमोरी आपकी पहले से ही बिल्ट इन होती है, उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं, कंप्यूटर has built in memory called primary memory। और आपके सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, सेकेंडरी मेमोरी या स्टोरेज कुछ भी बोलिए, जो होती है वो आपकी रिमूवेबल होती है। रिमूवेबल, यहाँ पे एरो लगा के रिमूवेबल लिख लीजिएगा। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लीजिए CD, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव एक्सेट्रा। दोनों ही मेमोरी आपकी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होती हैं। दोनों ही मेमोरी में आपका डेटा स्टोर होता रहता है। बोथ मेमोरीज are used to store data। तो आपके ये हो गए 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। आप शुरू से देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा पहले तो स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर हमेशा 100% एक्यूरेट आंसर देता है। डिलीजेंस, कंप्यूटर मिलियंस ऑफ टास्क विदाउट टेकिंग एनी रेस्ट, बिना रेस्ट लिए बहुत सारे टास्क कर सकता है। वर्सैटिलिटी, कंप्यूटर एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर सकता है विद सेम एक्यूरेसी, बिना किसी गलती के। रिलायबिलिटी,
आप जितनी बार भी सिमिलर सेट ऑफ इनपुट कंप्यूटर में डालेंगे वो आपको कंसिस्टेंट आंसर आउटपुट ही देगा। ऑटोमेशन, यहाँ देख लीजिए आप, ऑटोमेशन ये होता है कि कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिकली काम करता है। मेमोरी, दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी कंप्यूटर में पहले से ही बिल्ट इन होती है और सेकेंडरी मेमोरी आपकी रिमूवेबल मेमोरी होती है। दोनों मेमोरी आपकी डेटा को स्टोर करने के लिए ही यूज़ होती हैं। तो आइए हम अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं कंप्यूटर के, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ 2-3 बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला एप्लीकेशन हम लिख लेते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग, अब ये वर्ड प्रोसेसिंग होता क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग आपका एक सॉफ्टवेयर होता है, आपने सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि आपका कोई भी किसी भी चीज़ के लिए टाइप करने के लिए यूज़ होता है। कैसी भी टाइपिंग हो, हिंदी या इंग्लिश, उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिए सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर टाइपिंग। यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, creating a document, फिर creating a resume, किसी का रिज्यूम आपको तैयार करना हो या डॉक्यूमेंट तैयार करना हो, उसके लिए हम MS वर्ड का यूज़ करते हैं। इसको हम वर्ड प्रोसेसिंग भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इट ऑटो करेक्ट्स any spelling error। आपकी जो भी इसमें, जैसे आप रिज्यूम बनाएंगे या डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, तो आपकी जो भी स्पेलिंग एरर्स होंगी तो वो वर्ड जो आपका होगा तो वो आपका अपने आप ही इसको ऑटो करेक्ट कर देगा, सही स्पेलिंग वहाँ पे लिख देगा। तो आइए यहाँ पे दूसरा नंबर हम देख लेते हैं, बैंकिंग। अब बैंकिंग में कंप्यूटर के क्या एप्लीकेशंस होते हैं ये तो सबको पता होगा, सबके अकाउंट होते होंगे। तो बैंकिंग में कस्टमर की डिटेल सेव करने के लिए, पैसे निकालने के लिए, पैसे जमा करने के लिए, सब चीज़ों में इसमें कंप्यूटर का ही यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर स्टोरिंग कस्टमर्स डिटेल्स, प्रोवाइडिंग मनी थ्रू कंप्यूटर। इसमें आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें आप लिख सकते हैं नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग शायद सब लोग ही करते होंगे, ऑनलाइन बैंकिंग। तो चलिए अब तीसरा पॉइंट, एक और पॉइंट इसमें देख लेते हैं, वो होगा कम्युनिकेशन। आई थिंक कम्युनिकेशन तो कंप्यूटर पे सब लोग करते होंगे, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग और भी बहुत सारी, ईमेल भेजना, ये सब चीज़ें कम्युनिकेशन में ही आती हैं। तो इसमें कम्युनिकेशन आप बहुत अच्छे से और बहुत ही कम टाइम पे कर सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब कंप्यूटर नहीं था तो हमें किसी से कम्युनिकेट करने के लिए चिट्ठी भेजनी पड़ती थी या फिर खुद ही जाना पड़ता था किसी से बात करनी है। तो अब क्या है, अगर पास में भी कोई इंसान है तो हम उसको कॉल करके बुला सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। तो इसमें लिख दीजिए वेरी फास्ट फॉर कम्युनिकेशन विद ईच अदर। with each other through video call, chatting या simple calling
एक्सेट्रा। तो ये हो गए आपके कुछ बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि एजुकेशन में कंप्यूटर का बहुत यूज़ होता है। आप यूट्यूब से कोई भी वीडियो देख सकते हैं, गूगल से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में उसका बहुत यूज़ होता है कंप्यूटर का। और ई शॉपिंग, ई एजुकेशन, ये सब तो आप सब लोग जानते होंगे। ई एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन होती है। ई शॉपिंग जैसे आप फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से कुछ भी सामान मंगवाते हैं तो ये सब ई शॉपिंग में आपका आता है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कितने जनरेशन में था क्या है। कंप्यूटर के 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। हम लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे अभी 5th जनरेशन में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपका हम देखते हैं कि फर्स्ट जनरेशन क्या है। फर्स्ट जनरेशन, इसका आपका टाइम पीरियड कितने से कितना था? 1940 से 1940 टू 1955 तक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आपके चलते थे। फर्स्ट जनरेशन में आपका क्या था? इस जनरेशन में आपके वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। इसी से आपके कंप्यूटर बने हुए थे, जिसने कंप्यूटर में उनको कैलकुलेशंस को करना आसान कर दिया, थोड़ा सा आसान कर दिया। और इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो थे वो साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बेस्ड थे। इसमें आपको ग्राफिक्स नहीं मिलते थे। जैसे कि कोई भी फ़ोटो है तो आपको फ़ोटो वगैरह अगर देखनी है तो आपको उसके लिए कोड लैंग्वेज दी जाती थी, कोड आपको डालने पड़ते थे कंप्यूटर में, तब जाके आपको वो मिलते थे। तो इसमें आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं यहाँ पे, डेवलप्ड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी। वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी, और इसमें कैलकुलेशन को इजी कर दिया था थोड़ा सा। ये कंप्यूटर कैलकुलेशन करने लगा था। इस जनरेशन में कंप्यूटर का यूज़ साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में होता, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यूज्ड इन साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज तो आप जानते हैं, वो आपकी ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझती है। वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, सिर्फ उसी लैंग्वेज को समझती है। और इसका आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं। वैसे तो बहुत एग्जांपल्स हैं, बट आप यहाँ पे एक ही याद कर लीजिए, IBM 701 ENIAC। ओके, तो ये आपका हो गया फर्स्ट जनरेशन का एग्जाम्पल। अब आते हैं सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन का आपका टाइम पीरियड क्या था? 1955 से 1964 तक। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, जिसने कंप्यूटर का साइज़ थोड़ा छोटा और तेज़ कर दिया था। कंप्यूटर का साइज़ छोटा कर दिया था और उसकी एबिलिटी को, मतलब उसकी स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दिया था। इस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग साइंटिफिक एप्लीकेशन और कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए किया जाता था। इस तरह के कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी। पहले तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, पर इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, मतलब कि मशीन लैंग्वेज एज वेल एज ह्यूमन लैंग्वेज भी थोड़ी सी आने लगी थी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेवलप्ड
using transistor technology। इसका साइज is smaller than first generation computer। और इसमें जो स्पीड थी वो भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से तेज़ हो गई थी, स्पीड भी इसकी तेज़ हो गई थी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से। और इसका इन कंप्यूटर्स का यूज़ कहाँ पे होने लगा था? साइंटिफिक एप्लीकेशन एज वेल एज कमर्शियल एप्लीकेशन। तो इसका यूज्ड फॉर साइंटिफिक एज वेल एज कमर्शियल एप्लीकेशन। इसमें ये कंप्यूटर्स आपके कौन से लैंग्वेज को यूज़ करने लगे थे? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, IBM 703 Hemwell 400। तो इसमें क्या हुआ था? फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर से इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर दिया था और इसकी स्पीड बढ़ा दी थी। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के यूज़ साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए ही होता था और इसमें साइंटिफिक एप्लीकेशन एज वेल एज कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ होता था। इसमें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, यानी कि मशीन लैंग्वेज, लेकिन आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होने लगी थी, जो कि मशीन लैंग्वेज एज वेल एज ह्यूमन लैंग्वेज। तो अब हम देखते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड नंबर डाल के यहाँ पे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इसका टाइम पीरियड कब से कब था? 1964 से लेके 1974 तक इसका टाइम पीरियड था। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट IC टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, जिसने कंप्यूटर को और भी रिलायबल और तेज़ बना दिया था। तो और इस जनरेशन के कंप्यूटर का यूज़ कहाँ किया जाता था? साइंटिफिक, कमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन में। इस थर्ड जनरेशन ने आपके कमर्शियल यूज़ के लिए कंप्यूटर और भी आसान बना दिया था, मतलब इजी वे से, मतलब सब लोग यूज़ करते थे। और इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेवलप्ड यूजिंग इंटीग्रेटेड सर्किट्स, यानी कि IC टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था। इसका साइज़ जो था सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के साइज़ से छोटा था। इसका साइज़ छोटा था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से, और इसमें स्पीड जो थी वो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से तेज़ हो गई थी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं साइज़ छोटा है और स्पीड इसकी बढ़ गई है। और इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम था सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से। इन कंप्यूटर्स का यूज़ साइंटिफिक, कमर्शियल एंड इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशंस के लिए होने लगा। जैसे जैसे आपकी जनरेशन बढ़ती गई, कंप्यूटर्स का साइज़ जो आपका होता गया वो छोटा होता गया और उनकी स्पीड बढ़ती गई, और उनके जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी, जो उनको मेंटेन करने के लिए कॉस्ट लगती थी, वो भी कम होती गई। और इसमें भी आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया। हाई लेवल
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं COBOL, Fortran, FORTAN एक्सेट्रा। अब हम लिखते हैं फोर्थ नंबर डाल के फोर्थ जनरेशन। इसका टाइम पीरियड क्या था? 1975 से लेके 1989 तक इसका टाइम पीरियड था। इस जनरेशन में कंप्यूटर का यूज़ साइंटिफिक, कॉमर्शियल और इंटरेक्टिव ऑनलाइन नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया जाता था इन कंप्यूटर्स को। इस तरह के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। माइक्रो प्रोसेसर मतलब छोटे प्रोसेसर का यूज़ किया गया था। इन कंप्यूटर्स में हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो वही चीज़ है, इसमें हम लिख सकते हैं डेवलप्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर यानी कि छोटा प्रोसेसर। कल हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा भी था कि क्या होता है। और इसका साइज़ जो हो गया वो साइज़ बहुत ही स्मॉल हो गया। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से साइज़ स्मॉल हो गया और ये कंप्यूटर क्या हो गए? बिकम पोर्टेबल। इनको पोर्टेबल बना दिया गया, इतना छोटा कर दिया। और इसमें जो हीट की अमाउंट थी जो जनरेट होती थी वो भी कम हो गई, हीट की अमाउंट। और ये बहुत, इनकी स्पीड जो हो गई वो बहुत ही फास्ट हो गई थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से। और ये कंप्यूटर बहुत ही एक्यूरेट हो गए। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप सब समझ जाइएगा कि एक्यूरेट हो गए, स्पीड इसकी बढ़ गई और ये बहुत ही रिलायबल भी हो गए। और इनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी या मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम हो गई थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से। और ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आपके कॉमन पीपल जो आम लोग हैं उनको भी ये मिलने लगे, मतलब अवेलेबल फॉर कॉमन पीपल ऑल्सो। तो ये हो गया आपका फोर्थ जनरेशन। और ये तो आप जानते हैं कि इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। तो अब आते हैं हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर। इसमें 1989 से अभी कोई डेट फिक्स नहीं है। ये अब जो हम लोग रह रहे हैं वो हम सब लोग फिफ्थ जनरेशन में ही रह रहे हैं। इस जनरेशन में क्या हुआ है? इस जनरेशन में कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होने लगा है। तो इस कारण क्या हुआ है, कंप्यूटर में जो IQ पावर है वो इंक्रीज़ हो गई, जिससे कंप्यूटर में आने वाली एरर्स को खुद ही हैंडल करना और उसे सॉल्व करने की क्षमता आ गई है। जैसे कि कोई भी हम जैसे जावा यूज़ करते हैं तो उसमें एरर आती है, तो कंप्यूटर में इतनी क्षमता है कि वो उस एरर को हटा सकता है खुद ही। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स बहुत ही फास्ट हो गए हैं। इनका साइज़ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर से छोटा हो गया है। और इसमें पहले के कंप्यूटर्स में क्या होता था? ओनली हार्डवेयर का यूज़ किया जाता था। इसमें हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर का यूज़ होने लगा है। ऑल्सो इंक्लूड, यहाँ पे लिख देते हैं, ऑल्सो इंक्लूड हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर। यहाँ पे ये स्लैश लगा तो इसका मतलब एज वेल एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। इसमें क्या हो गया था? हाई कैपेबिलिटी एंड लार्ज मेमोरी कैपेसिटी। इसमें लार्ज मेमोरी होने लगी थी और हाई कैपेबिलिटी, इसकी स्पीड तेज़ हो गई थी, स्पीड बहुत ही तेज़ हो गई थी फोर्थ जनरेशन से। और इसमें मेमोरी सबसे ज़्यादा हो गई थी, या फोर्थ जनरेशन से भी बहुत ज़्यादा मेमोरी इसमें है। और फिर इसमें क्या है? वर्किंग फास्ट एंड मल्टीपल टास्किंग। ये बहुत ही, इसकी स्पीड तो हमने लिख दिया फोर्थ जनरेशन से ज़्यादा है। वर्किंग फास्ट एंड इसमें मल्टीपल टास्किंग, ये बहुत सारे टास्क को एक ही टाइम पे कर सकता है। और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी includes
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके कुछ टाइम पे रोबोटिक्स भी आ जाएगी, जैसे कि रोबोट के द्वारा काम करवाना, ये सब। आप सब लोगों ने जैसे कि रोबोट मूवी देखी होगी, उसमें एक रोबोट तैयार किया गया था जो भी काम कहता था वो रोबोट सारे काम करता था। इस तरह की टेक्नोलॉजी शायद आ सकती है, कुछ ही टाइम पे आ जाएगी। तो ये हो गए आपके सारे फर्स्ट से लेके 5th जनरेशन तक के कंप्यूटर्स। और हाँ, इसमें 5th जनरेशन में आपका किसका यूज़ होने लगा था? सी लैंग्वेज का यूज़ होने लगा था, पाइथन आ गई थी, C आ गई थी, सॉरी C++ आ गई थी, तो इन सब। और हाँ, जावा भी, जावा। तो ये सारी लैंग्वेज आपकी 5th जनरेशन में कंप्यूटर में आ गई थी। तो ये हो गए आपके 5 जनरेशन, फर्स्ट से लेके 5th जनरेशन तक। यहाँ आप देख लीजिए। तो आज हमने आप क्या क्या पढ़ा? हमने आज पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, स्पीड, एक्यूरेसी, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सैटिलिटी, रिलायबिलिटी और वो ऑटोमेशन, ये सब आपकी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। फिर हमने पढ़ा बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, वर्ड प्रोसेसिंग जो आपका टाइपिंग में काम आता है, बैंकिंग में, आपकी नेट बैंकिंग में कंप्यूटर्स काम आते हैं। फिर कम्युनिकेशन, आपको किसी से भी बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैटिंग से आप सब बात कर सकते हैं। फिर हमने आज पढ़े कंप्यूटर के 5 जनरेशन, फर्स्ट से लेके 5th जनरेशन तक आपको मैंने बता दिया। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गए फर्स्ट से लेके 5th तक में, आपका जो कंप्यूटर का साइज़ था वो छोटा होता गया, और आपकी जो स्पीड थी वो और भी ज़्यादा हो गई कंप्यूटर की, और रिलेबिलिटी और एक्यूरेसी भी उनकी ज़्यादा हो गई कि वो और भी एक्यूरेट आंसर देने लगे। पहले फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सिर्फ आपके हाई लेवल मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था। फिर आपके जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गए वैसे वैसे आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज भी यूज़ होने लगी। कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को समझता तो नहीं है, बट उसको कन्वर्ट करके कंप्यूटर हमको आउटपुट दे देता है। तो ये हो गए आपके आज का टॉपिक। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ में ना आया हो, या फिर आपके पास कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।